Hello everyone, this is Kamalkant welcoming you all at iStudy online platform. So students, लास्ट टाइम हम लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक कर रहे थे वो था आपके पास विद्युत रसायन 1, जिसके अंदर हमने हमारे लास्ट लेक्चर में बात किया था डिबाई-हक्कल के सिद्धांत के बारे में कि आपके पास डिबाई-हक्कल का सिद्धांत क्या है और उसने किस तरह से प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए आपके पास चालकता व उसके लिए नए फॉर्मूलास का निर्माण करके बताया कि अनंत तनुता प्रचालकता कैसे फाइंड आउट होगी, उसके वियोजन की मात्रा या उसके वियोजन स्थिरांक की मात्रा जो है, जो कि ऑसवर्ड तनुता के नियम व अरेनियस के सिद्धांत के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था। उस चीज़ों को आपके पास डिबाई-हक्कल के सिद्धांत ने क्या क्या एक्सप्लेन किया और उसने जो समीकरण दिया, अब उस समीकरण को फर्दर आपके पास जो ऑनसेगर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा करेक्ट किया और आपके पास प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए एक एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है वो रिप्रेजेंट करके दे दिया। तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे विद्युत रसायन के नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगभग ये हर बार ही पूछा जाता है। जिस टॉपिक का नाम क्या है आपके पास, दैट इज अभिगमनांक, एंड दिस टॉपिक इज अभिगमनांक, कि अभिगमनांक आपके पास क्या चीज़ है। क्लियर। अब देखो, अभिगमनांक को अगर मैं डिफाइन करूं तो आपके पास क्या है, ये दो वर्ड से मिलके बने हैं, अभिगमन प्लस अंक। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो भी टर्म होगी ये किस चीज़ से रिलेटेड होगी, ये आयनों के अभिगमन के बारे में बात करेगी कि आयनों का जो वेग है उनका अभिगमन जो है वो कितना है और किस दिशा में है, और उनके आधार पे वो आपके पास क्या करेगा, चीज़ों को डिफाइन करेगा। तो उसके आधार पे उसने मतलब आयनों के अभिगमन के आधार पर जो उसने चीज़ों को डिफाइन किया उसे इन्होंने क्या नाम दे दिया, अभिगमन अंक, जो अभिगमन की वजह से आए। किसके अभिगमन की वजह से, आयनों के अभिगमन की वजह से। तो आयनों के अभिगमन की वजह से आए हुए अंक आपके पास क्या बन गए, अभिगमनांक। क्लियर। तो आपके पास देखो अभिगमनांक एक्चुअली में है क्या। यहाँ पे अब आपके पास क्या बोला जाता है कि कोई भी जो विद्युत अपघट्य है उसमें कितनी चालकता आपके पास उपस्थित है या कितनी चालकता को वो प्रदर्शित करता है, उसके बारे में क्या बोला जाता है कि वो उसमें उपस्थित आयनों के वेग व उनके आवेश के ऊपर निर्भर करती है कि आपके पास कोई भी विद्युत अपघट्य जो है वो कितनी चालकता को प्रदर्शित करता है। वो उस विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या, आयनों का वेग व उन पर उपस्थित आवेश के ऊपर निर्भर करता है। तो इस चीज़ के लिए हिट्रोफ नाम के साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया और उन्होंने क्या बताया कि आपके पास कुल विद्युत धारा का जितना अंश किसी भी एक आयन के द्वारा ले जाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द अभिगमनांक। क्लियर। कि आपके पास कोई भी एक विद्युत धारा, कोई भी एक विद्युत अपघट्य है जिसका आपने विलयन बना लिया, अब उस विलयन में से कितनी चालकता प्रवाहित होगी वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वो सबसे पहला तो डिपेंड करती है आयनों की संख्या के ऊपर। दूसरा वो किस पे डिपेंड करती है आपके पास, वो डिपेंड करती है आयनों के वेग के ऊपर। और तीसरा वो आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करती है, आयनों के आवेश के ऊपर। क्लियर। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अब हिट्रोफ नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया, जिसके अंदर उसे क्या फाइंड आउट करना था कि आपके पास कौन सा आयन जो है वो कितनी विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने विद्युत धारा लगाई है तो सारी की सारी विद्युत धारा एक ही आयन ले जाएगा। आपके पास हर आयन क्या करेगा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में विद्युत धारा को क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड तक प्रवाहित। तो हमने क्या बोला कि कोई भी आपके पास आयन कुल विद्युत धारा का कितना अंश जो है वो प्रवाहित करता है, उसे उस आयन का क्या बोला जाता है, आपके पास अभिगमनांक। क्लियर। तो हम लोग देखो अगर इसके बारे में लिखे तो क्या लिखेंगे, दैट इज किसी विद्युत अपघट्य की चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की चालकता उसमें उपस्थित
आयनों की संख्या, उसमें उपस्थित आयनों की संख्या, उनका वेग व उनके आवेश पर निर्भर करती है। कि आपके पास कोई भी जो विद्युत अपघट्य की चालकता है वो उसमें उपस्थित आयनों की संख्या, उनके आवेश व उनके वेग के ऊपर क्या करेगी, निर्भर करेगी। तो हम लोग ने क्या बोला, तो हिट्रोफ के सैद्धांतिक प्रयोग के अनुसार हिट्रोफ के सैद्धांतिक प्रयोग के अनुसार किसी आयन द्वारा विद्युत धारा का कुल विद्युत धारा में से जितना अंश ले जाया जाता है, जितना अंश ले जाया जाता है वह उस आयन का अभिगमनांक कहलाता है। टी के धनायन के अभिगमनांक को टी पॉजिटिव अथवा टीसी द्वारा व ऋणायन के अभिगमनांक को टी नेगेटिव अथवा टी ए द्वारा दर्शाया जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, यदि धनायन की गति या वेग म्यू पॉजिटिव है व ऋणायन की गति म्यू नेगेटिव है तो धनायन का अभिगमनांक निम्न द्वारा
जा सकता है, निम्न द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो आप लोग क्या बोलोगे, धनायन का अभिगमनांक इज इक्वल टू धनायन का जो अभिगमनांक है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू धनायन द्वारा ली जाई गई, धनायन द्वारा ली जाई गई विद्युत धारा, धनायन द्वारा ली जाई गई विद्युत धारा डिवाइड बाय कुल विद्युत धारा, धनायन द्वारा ली जाई गई विद्युत धारा विद्युत धारा डिवाइड बाय कुल विद्युत धारा। क्लियर। तो अब हम लोग क्या बोल देंगे, तो हमें यहाँ पे देखो अब ये चीज़ पता है आपके पास कि जो भी आपके पास विद्युत अपघट्य की चालकता होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो उसमें उपस्थित आयनों की संख्या, एक उनका वेग और एक उनका आवेश, इन तीनों पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ बोलते हैं कि मान लो मैंने ये फिक्स कर लिया कि विद्युत अपघट्य कौन सा है, तो आवेश तो आपके पास फिक्स हो गया, अब वो तो कोई मतलब का नहीं रहा। अब मान लो आपने ये भी फिक्स कर लिया कि आपने विद्युत अपघट्य की इतनी मात्रा डालनी है, तो आयनों की संख्या भी फिक्स हो गई, यस। बट आपको उनका वेग जो है वो फिक्स नहीं कर पाए। अगर वेग अधिक होगा तो विद्युत अपघट्य की चालकता अधिक हो जाएगी, अगर वेग कम होगा तो विद्युत अपघट्य की चालकता कम हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि आपने क्या किया है, विद्युत अपघट्य फिक्स किया तो आवेश फिक्स हो गया, उसकी मात्रा फिक्स की तो आयनों की संख्या फिक्स हो गई। परंतु अब विलायक के ऊपर निर्भर करता है कि अगर विलायक बहुत ज़्यादा होगा तो उनका वेग अधिक होगा, विलायक कम होगा तो उनका वेग भी कम होगा। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो आपके पास अब जो विद्युत अपघट्य की चालकता है वो इनके ऊपर डिपेंड ना करके किस पे करेगी, सिर्फ वेग के ऊपर करेगी। तो आप लोग क्या बोलोगे, दैट इज धनायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, धनायन की गति के या धनायन के वेग के। क्लियर। तो हमने क्या लिख दिया, म्यू पॉजिटिव, और यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू में के इंटू म्यू पॉजिटिव। क्लियर। सेम इसी तरह आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज ऋणायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऋणायन की गति के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, के म्यू नेगेटिव। क्लियर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कुल प्रवाहित विद्युत धारा किसके बराबर है आपके पास, धनायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा, धनायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा प्लस ऋणायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा कि धनायन द्वारा कितनी विद्युत धारा ले जाई जाएगी और ऋणायन द्वारा कितनी विद्युत धारा ले जाई जाएगी। तो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये के म्यू पॉजिटिव प्लस के म्यू नेगेटिव। तो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, के म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, धनायन का अभिगमनांक निकालें। तो आपके पास धनायन का अभिगमनांक क्या बन जाएगा,
धनायन का अभिगमनांक किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, म्यू पॉजिटिव के बराबर, म्यू लिख दिया सॉरी, टी पॉजिटिव। इसे टी का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि अभिगमनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर, क्लियर, इसलिए इसे अभिगमनांक का नाम दे दिया। तो टी पॉजिटिव, धनायन द्वारा ली जाई गई विद्युत धारा कितनी है, के म्यू पॉजिटिव, कुल विद्युत धारा कितनी है, के म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव, के के साथ के कैंसल्ड आउट, तो कितना आ गया, टी पॉजिटिव इज इक्वल टू म्यू पॉजिटिव अपॉन म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव, क्लियर। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप लोग ऋणायन का अभिगमनांक निकालोगे तो ऋणायन का अभिगमनांक कितना आएगा, ऋणायन का अभिगमनांक कितना आएगा आपके पास, ऋणायन द्वारा ले जाई गई कुल विद्युत धारा, ऋणायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा डिवाइड बाय कुल विद्युत धारा। तो ऋणायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा आपके पास कितनी है, ऋणायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा कितनी है आपके पास, के म्यू नेगेटिव अपॉन कुल विद्युत धारा आपके पास कितनी है, के अपॉन म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव। तो के के साथ के कैंसल्ड आउट, तो आपके पास ये टी नेगेटिव कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नेगेटिव अपॉन म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव। तो आपके पास टी पॉजिटिव कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू दिस वन, और टी नेगेटिव जो आपके पास कितना आ गया, दिस वन, क्लियर। तो अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो हमने मान लिया इसे समीकरण नंबर 1 और इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2, तो हमारे पास दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंपली ऐड ऑन कर देने। तो देखो आपके पास क्या है, तो समीकरण 1 व 2 का योग करने पर, समीकरण 1 व 2 का योग करने पर क्या बन जाएगा, टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव इज इक्वल टू म्यू पॉजिटिव अपॉन म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव प्लस म्यू नेगेटिव अपॉन म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव। एलसीएम लिया, दोनों को ऐड हो जाएगा, म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, कैंसल्ड आउट, तो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव इज इक्वल टू 1। तो आपके पास धनायन का अभिगमनांक प्लस ऋणायन का अभिगमनांक दोनों का एडिशन क्या आता है, 1। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस प्रकार यदि एक आयन का अभिगमनांक ज्ञात हो तो दूसरे का आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और तो पहले हम लोग ये लिख लें, तो इस प्रकार, तो इस प्रकार यदि एक आयन का
अभिगमनांक ज्ञात हो तो दूसरे आयन का अभिगमनांक, तो दूसरे आयन का अभिगमनांक आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और हम लोग क्या बोलेंगे, अभिगमनांक को हिट्रोफ संख्या भी कहा जाता है। अगर कभी आपके पास ये डिफाइन आ जाए कि हिट्रोफ संख्या को डिफाइन करो तो एक ही चीज़ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अभिगमनांक को हिट्रोफ संख्या भी कहा जाता है। अभिगमनांक को हिट्रोफ संख्या भी कहा जाता है, इसे हम लोग हिट्रोफ संख्या का नाम भी दे देते हैं। क्लियर? ओके ये चीज़। तो अब हमें देखो ये चीज़ को प्रूव करके बताना है आपके पास कि धनायन द्वारा ली जाई गई विद्युत धारा जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, म्यू पॉजिटिव के, और ऋणायन द्वारा ली जाई गई विद्युत धारा जो वो म्यू नेगेटिव के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो इस चीज़ को अब हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो पहले उसका डायग्राम बना लेते हैं इस तरफ, इसे इरेज करके। फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं कि आपके पास डायग्राम क्या है। इस डायग्राम के अंदर हमने क्या किया है, टोटल 3 हिस्से किए हैं, टोटल 4 हिस्से कर दिए आपके पास। पहले तो यहाँ पे 4 नहीं, सॉरी, ऐसे 3 हिस्से करेंगे, इस तरह से 4 डिवाइडेशन करेंगे। तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया आपके पास थर्ड। क्लियर? ओके चीज। तो हमने इसके कितने कर लिए हिस्से, आपके पास 3 हिस्से कर दिए। इस लाइन को थोड़ा सा और इधर ले जाएं क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी जगह की। जिसमें हमने क्या बोला, आपके पास जो पहला है आपके पास वो तो क्या है, एनोडिक कंपार्टमेंट। इसको क्या नाम दिया हमने, एनोडिक कंपार्टमेंट। क्लियर? मिडल वाले का नाम क्या आपके पास, सेंट्रल अपार्टमेंट। सेंट्रल अपार्टमेंट या कंपार्टमेंट जो भी नाम दे दो, सेंट्रल कंपार्टमेंट। और जो थर्ड है उसको हमने क्या नाम दे दिया, कैथोडिक कंपार्टमेंट। कैथोडिक कंपार्टमेंट। क्लियर? अब देखो इनके अंदर हमने क्या बोला कि एक तरफ आपके पास ये हमने क्या लगा दी, ये जो रोड है ये कौन सी है, एनोड है। और एनोड हमेशा क्या होती है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज वाली।
और ये वाली रोड आप लोग मान लो क्या है, कैथोड, जिसके ऊपर चार्ज हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर? एक मिनट, लेट मी चेक कि ये विजिबल है या नहीं है, तभी मैं आगे फिर काम करूं। यस, यहाँ तक विजिबल है आपको। अब देखो हमने क्या किया, बिल्कुल इनिशियल स्टेट के ऊपर क्या मान लिया आपके पास। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या रखा, कि आपके पास ये इस तरह से डिवाइडेड है कि इनमें से आयनों का अभिगमन जो है वो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इनमें से आयन जो है वो अभिगमन नहीं करेंगे, आयनों का अभिगमन जो है वो पॉसिबल है। क्लियर? अब हमने क्या बोला, इनिशियली आपके पास क्या है, हमने जब काम शुरू किया इनिशियल स्टेज या प्रारंभिक अवस्था, इसमें हमने देखो क्या रखा आपके पास कि टोटल हमने आयनों के 13 युग्म रखे। 13 में से 4 युग्म आपके पास किस में हैं, एनोडिक कंपार्टमेंट में या एनोड वाले संभाग में। 4 युग्म आपके पास किसके हैं, कैथोड के। और 5 युग्म जो है आपके पास किस में हैं, सेंट्रल या मध्य संभाग में। ओके, तो ये तो हमने क्या लिया, इसकी इनिशियल स्टेज, कि स्टार्टिंग में ये आपके पास इस तरह से है। पहले स्टार्टिंग स्टेज को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दें कि आपके पास स्टार्टिंग स्टेज क्या है। तो देखिए आपके पास कैसे डिफाइन किया, कल्पना करते हैं कि इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित, इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित, इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले विपरीत आवेशित आयनों के 13 युग्म हैं। विपरीत आवेशित आयनों के 13 युग्म हैं, जिनमें से 4 युग्म, जिनमें से 4 युग्म एनोड व कैथोड कंपार्टमेंट में है, एनोड व कैथोड कक्ष में हैं, व 5 युग्म मध्य कक्ष में हैं। व 5 युग्म मध्य या सेंट्रल कक्ष में हैं, मध्य या सेंट्रल कक्ष में हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रो के मध्य, अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव लगाने पर धनायन के मध्य विभव लगाने पर धनायन कैथोड की ओर, धनायन कैथोड की ओर व ऋणायन एनोड की ओर अभिगमन करते हैं।
व ऋणायन एनोड की ओर अभिगमन करते हैं, एनोड की ओर अभिगमन करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों की विभिन्न चालों के आधार पर पॉजिटिव व नेगेटिव आयनों की विभिन्न चालों के आधार पर निम्नलिखित विचार किया जाता है के आधार पर निम्नलिखित विचार किया जाता है, निम्नलिखित विचार किया जाता है। जिसमें से देखो आपके पास, अब हमने क्या बोला कि सिंपल सी बात बोली है कि आपके पास एक विद्युत सेल लिया जिसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित करना है। इसे प्रवाहित करने से पहले इसमें आवेशित अणुओं के कितने युग्म है? 13, जिनमें से 4 एनोडिक में, 4 कैथोडिक में और 5 मध्य कक्ष में है। अब इनके ऊपर जैसे ही आप विभव लगाओगे तो धनायन जो है वो किसकी तरफ जाएंगे? धनायन जो है किसकी तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ। ऋणायन किसकी तरफ आएंगे? एनोड की तरफ। क्लियर? तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों का जो ये अभिगमन होगा उसकी चालों के आधार पर आपके पास अलग अलग तरीके से विचार किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले बनता है आपके पास स्टेज 1। अब स्टेज 1 देखो आपके पास क्या है, जब केवल ऋणायन ही अभिगमन करते हैं, जब केवल ऋणायन ही अभिगमन करते हैं, व धनायन अचल रहते हैं। जब केवल ऋणायन ही अभिगमन करते हैं व धनायन अचल रहते हैं, तो आपके पास देखो क्या बनेगा कि आपके पास ऋणायन गति कर रहे हैं जबकि धनायन जो है वो अचल है। अब ऋणायन जो है वो किसकी तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मान लीजिए आपके पास यहाँ से 2 ऋणायन जो है वो किसकी तरफ चले गए? एनोडिक कंपार्टमेंट की तरफ। अब 2 यहाँ पे चले गए तो आपके पास देखो पॉजिटिव तो कितने हैं? 4, परंतु अब ऋणायन कितने हो गए आपके पास? टोटल 6। तो आपके पास ये चीज़ बन गई। जबकि आपका जो मध्य कंपार्टमेंट है या सेंट्रल कंपार्टमेंट है उसमें किसी भी प्रकार के आयनों में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है स्टेज 1 के अंदर कि स्टेज 1 में आपके पास जो ये आयन है, स्टेज 1 इसमें देखिए आपके पास है जो ये आयन है, इनकी कैथोडिक कंपार्टमेंट में तो जो मात्रा है वो कम हो गई, परंतु आपके पास जो आयन युग्मों की मात्रा थी वो कैथोडिक कंपार्टमेंट में तो कम हो गई, परंतु एनोडिक कंपार्टमेंट में आयन युग्मों की मात्रा क्या रही? बराबर रही। मध्य कक्ष में भी आपके पास क्या रही? बराबर रही। अब यहाँ देखें तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर अब कितने धनायन जाएंगे? 2 धनायन जाएंगे। अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पहले जब पॉजिटिव नेगेटिव था तब तो वो नहीं जा रही थी, बट जब अब अकेले पॉजिटिव रह गए तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके अटैक करेंगे। सेम इसी तरह से अब यहाँ पे 2 नेगेटिव हैं तो ये 2 नेगेटिव जो है जो युग्म में नहीं हैं वो जाके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर अटैक करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास केवल ऋणायन अभिगमन करते हैं और धनायन अभिगमन नहीं करते हैं तो भी दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर आपके पास समान मात्रा के अंदर आयन जो है वो जाके क्या हुए हैं? उदासीन हुए हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट आपके पास क्या बोलते हैं देखो कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा
प्रवाहित करने पर मान लीजिए कि मान लीजिए कि कैथोड कक्ष से दो ऋणायन गति करके एनोड कक्ष में पहुंच जाते हैं। एनोड कक्ष में पहुंच जाते हैं कि आपके पास दो ऋणायनों ने क्या की, गति की, जो कैथोड कक्ष को छोड़ के कहाँ पर आ गए, एनोड कक्ष में आ गए। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब कैथोड विभाग में क्या हुआ है, आपके पास दो युग्मों की कमी हो जाती है। तो कैथोड विभाग में दो युग्मों की कमी हो जाती है, क्योंकि पहले कैथोड विभाग में कितने युग्म थे, 4, और अब कितने युग्म रह गए, 2। तो दो युग्मों की क्या हो गई, कमी। जबकि एनोड व मध्य कक्ष में एनोड व मध्य कक्ष में युग्मों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। युग्मों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जबकि एनोड व मध्य कक्ष में युग्मों की संख्या में कोई भी परिवर्तन आपके पास नहीं आता है। क्लियर? तो हम लोग क्या बोलेंगे, कि इस पद में यह स्पष्ट है कि इस स्टेज में यह स्पष्ट है कि ऋणायन गति करते हैं, व धनायन अचल है, फिर भी विपरीत इलेक्ट्रोडों पर धनायनों व ऋणायनों की समान संख्या विसर्जित होती है। धनायनों व ऋणायनों की समान संख्या विसर्जित होती है। धनायनों व ऋणायनों की समान संख्या विसर्जित होती है तथा कैथोड कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी हो जाती है। वह कैथोड कक्ष के विद्युत अपघट्य की सांद्रता में
कमी हो जाती है। तो आपके पास देखो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि जैसे आप विद्युत धारा को प्रवाहित करते हो तो अब कैथोड कक्ष से क्या होगा, दो ऋणायन जो है वो चल के कहाँ जाएंगे, एनोडिक कक्ष में आ जाएंगे। तो यहाँ दो युग्मों की क्या हो गई, कमी हो गई, जबकि इन दोनों में युग्मों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। और इन दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, केवल ऋणायन गति कर रहे हैं। फिर भी इस इलेक्ट्रोड के ऊपर भी दो ऋणायन आए हैं और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर भी दो धनायन मतलब एनायन आए हैं। तो इसका मतलब चाहे आपके पास एक आयन गति करता हो तो भी दोनों इलेक्ट्रोडों पर समान मात्रा में आयन क्या है, विसर्जित होते हैं। और ओवरऑल रिजल्ट में क्या होगा कि कैथोडिक विभाग के अंदर या कैथोडिक कक्ष के अंदर आपके पास विद्युत अपघट्य की सांद्रता में क्या आ गई, कमी आ गई। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं आपके पास स्टेज नंबर 2 के ऊपर। अब स्टेज नंबर 2 में क्या है कि जब धनायन और ऋणायन दोनों ही क्या करेंगे, समान गति से चलेंगे। क्लियर। तो आपके पास क्या है, दोनों तरफ क्या है, धनायन और ऋणायन दोनों ही समान गति से चलेंगे। अब समान गति से चलेंगे तो मान लो कि आपके पास दो धनायन जो है वो कैथोड कक्ष की तरफ जा रहे हैं और दो ऋणायन जो है वो एनोड कक्ष की तरफ आ रहे हैं। तो हम इसे क्या नाम दे देंगे, स्टेज 2। अब देखो अगर दो धनायन कैथोड कक्ष की तरफ जा रहे हैं तो टोटल धनायन थे कितने, 4, रह कितने जाएंगे, 2 रह जाएंगे। क्लियर। और आपके पास यहाँ कितने धनायन थे, 4। तो ये अगर धनायन इधर आ गए तो इसका मतलब आपके पास यहाँ कितने धनायन हो गए, टोटल 6 धनायन हो गए। क्लियर। और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से दो ऋणायन जो है वो इस विभाग में चले गए। तो यहाँ पे टोटल ऋणायन कितने थे, पहले 4, 2 चले गए हैं तो 2 रह गए। और यहाँ कितने थे, 4, अगर 2 और आ गए हैं तो आपके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6, 3, 4, 5, 6। क्लियर। जबकि आपके पास सेंट्रल या मध्य विभाग के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। क्लियर। तो आपके पास इसके अंदर क्या रहेगा, टोटल 5 रहेगा। ओके है चीज। तो इसमें भी देखो आपके पास क्या है, जब धनायन और ऋणायन की गति सेम थी तो उस केस में भी आपके पास क्या हुए कि यहाँ पे अब 4 धनायन जो है वो मुक्त अवस्था में है तो वो इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। और यहाँ पर 4 ऋणायन जो है वो क्या है, मुक्त अवस्था में है तो वो भी चारों इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपके पास कैथोडिक विभाग से क्या होगा, 2 युग्म जो है वो कम हो जाएंगे और कैथोड के ऊपर 4 आयन जो है वो क्या करेंगे, विसर्जित होंगे। और इसी प्रकार एनोडिक कंपार्टमेंट में भी क्या होगा कि 4 युग्म में से अब कितने युग्म रह गए, 2 युग्म। और आपके पास एनोड के ऊपर कितने आयन जाकर विसर्जित होंगे, 4 एनायन जो आकर 4 ऋणायन जो है वो आकर क्या होंगे, विसर्जित होंगे। परंतु मध्य कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट में क्या आया कि स्टेज 2 के अंदर जब दोनों ही बराबर मात्रा में गति कर रहे हैं तो आपके पास कैथोडिक कंपार्टमेंट में भी सांद्रता में कमी आएगी और एनोडिक कंपार्टमेंट में भी सांद्रता में कमी आएगी। क्लियर। तो आपके पास देखो स्टेज 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लिखते हैं स्टेज 2 के बारे में। तो आपके पास देखो स्टेज 2 में क्या होगा, जब धनायन और ऋणायन समान गति से चलते हैं। स्टेज 2 जब धनायन व ऋणायन ऋणायन समान गति से चलते हैं। जब धनायन और ऋणायन दोनों ही समान गति से चलेंगे तो आपके पास देखो क्या निकल के आएगा कि मान लीजिए कि दिए हुए समय में मान लीजिए दिए हुए समय में
2 धनायन कैथोड की ओर, 2 धनायन कैथोड की ओर व 2 धनायन कैथोड की ओर व 2 ऋणायन एनोड की ओर अभिगमन करते हैं। वे 2 ऋणायन एनोड की ओर अभिगमन करते हैं। अभिगमन करते हैं। इस स्थिति में कैथोड कक्ष में 4 अयुग्मित धनायन और एनोड कक्ष में 4 अयुग्मित ऋणायन मिलते हैं। तो इस स्थिति में कैथोड कक्ष में 4 अयुग्मित धनायन व एनोड कक्ष में 4 अयुग्मित ऋणायन पाए जाते हैं। 4 अयुग्मित धनायन व एनोड कक्ष में 4 अयुग्मित ऋणायन पाए जाते हैं। अर्थात दोनों इलेक्ट्रोडों पर समान संख्या में आयन विसर्जित होंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थात दोनों इलेक्ट्रोडों पर समान मात्रा में आयन विसर्जित होंगे। समान मात्रा में आयन विसर्जित होंगे। क्लियर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, परंतु मध्य कक्ष में विद्युत अपघट्य मध्य कक्ष के विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस स्थिति में मध्य कक्ष के विद्युत अपघट्य की सांद्रता में मध्य कक्ष के विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि कैथोड कक्ष व एनोड कक्ष की एनोड कक्ष दोनों के विद्युत अपघट्यों की सांद्रता में सांद्रता में कमी हो जाती है। सांद्रता में कमी हो जाती है, जबकि आपके पास क्या होगा, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि अब जैसे ही आपने बोला कि दोनों समान गति से चलेंगे, तो जितनी देर में यहाँ से 2 ऋणायन यहाँ पहुँचेंगे उतनी देर में 2 धनायन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर 4 धनायन मुक्त अवस्था में, यहाँ पर 4 ऋणायन मुक्त अवस्था में है। तो दोनों अपनी अपनी इलेक्ट्रोडों पर कितने कितने आयन विसर्जित होंगे, 4 4, और दोनों ही कक्षों में सांद्रता में क्या होगी आपके पास, कमी।
क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, यदि आपके पास एक आयन चल रहा था और एक आपके पास अचल था तो भी दोनों इलेक्ट्रोडों पर समान मात्रा में विसर्जन हुआ। जब दोनों ही समान गति से चल रहे हैं तो भी दोनों इलेक्ट्रोडों पर समान मात्रा में विसर्जन हुआ। अब हम लोग बात करेंगे आपके पास स्टेज 3 की। अब स्टेज 3 में हमने क्या बोला कि आपके पास एक आयन जो है उसकी गति दूसरे आयन की गति से क्या होगी, दोगुनी होगी। क्लियर। तो हमने बोला कि जब धनायन की गति ऋणायन से दोगुनी होती है तब। क्लियर। तो अब थर्ड स्टेज बनाते हैं। जब धनायन की गति ऋणायन की गति से दोगुनी होती है स्टेज 3। जब धनायन की गति ऋणायन की गति से दोगुनी होती है या देखो आपके पास धनायन की गति दोगुनी है और ऋणायन की गति आधी है। तो मतलब धनायन की गति दोगुनी होने का मतलब यहाँ से जितनी देर में दो धनायन जो है वो यहाँ जाएंगे उतनी देर में एक ऋणायन यहाँ से यहाँ आएगा। तो आपने क्या बोला कि आपके यहाँ दो धनायन यहाँ से जाएंगे, तो दो धनायन अगर जाएंगे तो धनायन कितने रह गए, 2। और यहाँ पर अगर 2 आएंगे तो यहाँ पर कितने हो गए आपके पास, 6। तो यहाँ पर कितने धनायन हो गए, 6। उतनी देर में यहाँ से एक ऋणायन जो निकलेगा, अगर एक ऋणायन निकला तो कितने जो आपके पास ऋणायन बचे, 1। और यहाँ से एक ऋणायन यहाँ पहुँचेगा तो कितने ऋणायन बने यहाँ पे, टोटल 5 ऋणायन हुए। क्लियर। जबकि मध्य कक्ष को इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मध्य कक्ष में अभी भी आपके पास क्या है, 5 युग्म थे, 5 ही युग्म आपके पास उपस्थित हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास कितने ऋणायन अब अयुग्मित अवस्था में हैं, 3 मुक्त अवस्था में है। जबकि यहाँ पे कितने आपके पास धनायन मुक्त अवस्था में हैं, 3। तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर अगेन आयन जो है वो समान मात्रा में क्या होंगे, विसर्जित होंगे। क्लियर। जबकि आपके पास कैथोड कक्ष की सांद्रता में भी क्या आएगी, कमी आएगी, और एनोड कक्ष की सांद्रता में भी क्या आएगी, कमी आएगी। जबकि एनोड कक्ष की सांद्रता में कमी है, ज़्यादा कमी है, जबकि कैथोड कक्ष की सांद्रता में कम कमी आएगी। क्लियर। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, मान लीजिए जितने समय में एक ऋणायन कैथोड से एनोड विभाग की तरफ जाता है, कैथोड से एनोड कक्ष की ओर जाता है, एनोड कक्ष की ओर जाता है, उतने ही समय में दो धनायन कैथोड कक्ष की ओर आ जाते हैं। 2 धनायन कैथोड कक्ष की ओर उतने ही समय में 2 धनायन जो है वो कैथोड कक्ष की ओर आ जाते हैं। तो अब क्या बोलेंगे, इस स्थिति में भी दोनों कक्षों में 3-3 अयुग्मित आयन उपस्थित हैं। इस स्थिति में दोनों कक्षों में
दोनों कक्षों में 3 आयन अयुग्मित अवस्था में हैं। 3 आयन अयुग्मित अवस्था में हैं। 3 आयन अयुग्मित अवस्था में हैं, अर्थात समान संख्या के आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों पर विसर्जित हो रहे हैं। अर्थात समान संख्या में आयन इलेक्ट्रोडों पर विसर्जित हो रहे हैं। समान संख्या में आयन इलेक्ट्रोडों पर विसर्जित हो रहे हैं और मध्य कक्ष की सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मध्य कक्ष की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जबकि एनोड कक्ष व कैथोड कक्ष की सांद्रता में एनोड कक्ष व कैथोड कक्ष की सांद्रता में 2:1 के अनुपात से 2:1 के अनुसार सांद्रता की कमी पाई जाती है। 2:1 के अनुसार सांद्रता की कमी पाई जाती है। 2:1 के अनुसार सांद्रता की कमी पाई जाती है। क्लियर? तो ये चीज़ तो हमने डिस्कशन कर ही लिया। तो उपरोक्त विवेचना से हमें क्या पता लग रहा है आपके पास? देखो, सबसे पहला कि मध्य कक्ष में किसी भी प्रकार के विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो मतलब मध्य कक्ष में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? आयन सदैव तुल्यांकीय मात्रा में विसर्जित होते हैं, चाहे आपके पास उनकी गति कुछ भी हो, परंतु वो हमेशा क्या होंगे? तुल्यांकीय मात्रा में आपके पास हमेशा विसर्जित होंगे। क्लियर? तो आयन सदैव तुल्यांकीय मात्रा में विसर्जित होते हैं, चाहे उनकी गति कुछ भी हो। क्लियर? किसी भी इलेक्ट्रोड कक्ष में इलेक्ट्रोड के चारों ओर सांद्रण में होने वाली कमी जो है वो उससे दूर विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ चलने वाले आयन की गति के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये बोला कि मध्य कक्ष में कोई परिवर्तन नहीं है। सेकंड, इलेक्ट्रोडों पे आयन जो है वो समान मात्रा में विसर्जित होंगे, चाहे आपके पास उनकी गति कुछ भी हो। क्लियर? उसके बाद थर्ड पॉइंट भी इन्होंने क्या बोला कि मान लो आपके पास इसके अंदर अब जो सांद्रता में कमी आई है वो किसके समानुपाती है कि यहाँ से कितने आयन गए थे? यहाँ से 2 आयन गए तो 2 युग्म खत्म हुए, तो 2 युग्मों की सांद्रता में कमी आई। यहाँ से अब देखो आपके पास 4 युग्मों में से 2 रह गए, तो 2 युग्मों की सांद्रता में कमी आई, क्योंकि यहाँ से 2 आयन यहाँ गए थे। यहाँ पर भी 2 आयनों की सांद्रता में कमी आई, क्योंकि 2 युग्मों की सांद्रता में कमी आई, क्योंकि यहाँ से भी 2 आयनों ने अभिगमन किया था। जबकि यहाँ सांद्रता में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि यहाँ से आयन ने कोई भी अभिगमन नहीं किया था। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ सांद्रता में कमी कितनी आई है? 1 आयन की। तो यहाँ से अभिगमन भी कितने आयन ने किया था? 1 आयन ने। यहाँ पे सांद्रता में कितने युग्मों की आई है? 2 युग्मों की, क्योंकि यहाँ पे अभी कितने 2 हैं, तो 2 युग्मों की कमी आई है। तो यहाँ से 2 धनायन आपके यहाँ गए थे। तो आपके पास जितने आयन आपके किसी भी कक्ष से जाते हैं उस कक्ष में उतने ही युग्मों की सांद्रता में क्या आ जाती है? कमी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एनोड के चारों ओर होने वाली सांद्रण में कमी जो है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला कि एनोड के चारों ओर होने वाले सांद्रण की कमी तो आपके पास क्या बना? एनोड की
चारों ओर, एनोड के चारों ओर होने वाली सांद्रण की कमी, होने वाली सांद्रण की कमी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास? एनोड में होने वाले सांद्रण की कमी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दैट इज धन आयनों की गति के, धन आयनों की गति पर। और इसी तरह कैथोड के चारों ओर होने वाले सांद्रण की कमी, कैथोड के चारों ओर होने वाली सांद्रण की कमी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? ऋण आयनों की गति के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? ऋण आयनों की गति के। क्लियर? तो ये चीज़ हमारे जो है अभी आगे यूज़ में आएगा कि आपके पास एनोड के चारों ओर होने वाली सांद्रण की कमी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? म्यू पॉजिटिव पर। और कैथोड के चारों तरफ होने वाली सांद्रण की कमी जो है किस पे डिपेंड करती है? म्यू नेगेटिव पर। क्लियर? तो ये चीज़ अभी हम लोग यूज़ करेंगे और फिर हम लोग हमारे पास अभिगमनांकों को निर्धारित करने की दो अलग अलग विधियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके पास एक विधि है हिट्रोफ विधि और दूसरी विधि आपके पास है चल सीमा विधि। क्लियर? तो इन दो विधियों के बारे में हम लोग फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन।